नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? हमें आशा है आप लोग ठीक ठाक होंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक एक टॉपिक ले आएंगे और उस पर एग्जाम्पल आपको सॉल्व करवाएंगे। तो पीछे हमने आपको 2 टॉपिक दे चुके हैं, 3 टॉपिक दिए हैं। आज हम आपके लिए चौथा टॉपिक लाए हैं, परावर्तन। जैसा कि हाई स्कूल के या इंटरमीडिएट कह लें तो उसमें प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है, प्रकीर्णन है, ढेर सारी चीजें हैं। तो हम एक टॉपिक सिर्फ ले आए हैं, प्रकाश का परावर्तन, और उससे संबंधित जो भी चीजें होंगी, जो उदाहरण होंगे, जो एग्जाम्पल होंगे, हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रकाश क्या है। जैसा कि हम या आप सभी जानते हैं कि अगर हम अभी कमरे की लाइट चली जाए तो हम कैमरे में दिखेंगे नहीं। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि यहाँ प्रकाश नहीं है। तो यानी कि हम अपने आंखों से नहीं देख पाते हैं, हमें कोई चीज दिखाती है ना? तो हमें जो चीज दिखाती है उसी को कहते हैं प्रकाश। लाइट जला दिए, मोमबत्ती जला दिए, टॉर्च जला दिए, सूर्य का प्रकाश, तारे का चमक, ये सब क्या है? ये प्रकाश है, जो एक ऊर्जा है। यानी हम कह सकते हैं प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आंखों को, वस्तुओं को दिखाता है या हमारी आंखों को महसूस होता है। ठीक है? ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ आप लोग यानी 10 लोग कक्षा क्लास 10 के लिए भी ये पहला जो चैप्टर है उससे संबंधित है, रिलेटेड है। तो आप उसको भी समझ सकते हो, तो आप लोग इसलिए बैठे रहो। जैसा कि सबसे पहला टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश के बाद आता है बच्चों प्रकाश का परावर्तन। क्या आता है? परावर्तन। परावर्तन का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होता है कोई चीज। ठीक है? यानी कि अगर यहां पे कोई एक दर्पण रखा हो ऐसे, और यहां पे हम किसी टार्च से इस पे हम लाइट मारे तो लाइट क्या होगा? ऐसे परावर्तित हो जाएगा। ठीक है ना? तो यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, हम उसको संक्षेप में जाने। ठीक है? यानी कि अगर कोई दर्पण या कोई चमकदार तल, जैसे हम घड़ी चमका देते हैं, कभी कभी हम पढ़ाई में किए हैं, है ना? सर को चमका देते हैं या वैसे आपस में चमकाते हैं, तो क्यों चमकता है? परावर्तित होता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? अगर ऐसे कोई प्रकाश किरण आएगी और इस दर्पण से, समतल दर्पण से टकराएगी, तो टकरा के क्या होगा? इस पार नहीं निकलेगी, ऐसे निकल जाएगी। ठीक है ना? तो प्रकाश के इस परिघटना को, यानी कि हम अगर परिभाषा, तो हमें परिभाषा से लेना देना है, लेकिन परिभाषा आपको रखना है, याद करना है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण, ये है प्रकाश किरण, इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और यह होता है परावर्तित किरण। क्या होता है? परावर्तित किरण। और यह उसका अभिलंब होता है, यानी कि इसको कहेंगे आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, और यह है अभिलंब। बच्चों, परावर्तन में इतनी ही चीजें होती हैं। अब हम इस पे अगर परिभाषा रखना चाहते हैं, हमें परिभाषा को यहाँ जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें टिक मारना है। ठीक है ना? लेकिन हम जान लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टिक ही लगाना होता है, हम लिखना नहीं होता। लेकिन परावर्तन क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या बालिशदार तल पर टकराती है, तल से टकराती है, तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, या इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बच्चों आता है परावर्तन का नियम। क्या आता है? परावर्तन का नियम। क्या आता है? परावर्तन का नियम। परावर्तन के कुल 2 नियम। कौन कौन से? पहला नियम क्या है परावर्तन का? इसको कहते हैं आपतन कोण, और इसको कहते हैं परावर्तन।
आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर। ये आपतन कोण है, ये परावर्तन। परावर्तन का पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, आपतित किरण जिसको हमने लिखा है प्रकाश किरण, उसके नीचे हमने लिखा है आपतित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ में आ रही बात? तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों कहां, ये देखो 1 2 3, ये पहला नियम। ठीक, इसके बाद आता है दूसरा नियम। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये रट लेना। पहला नियम है परावर्तन का। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण आई, आपतन कोण आई क्या है? आपतन कोण आई सदैव, यानी हमेशा, ऑलवेज, जब भी कहो, जैसा भी, सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। यानी ये पहला नियम, ये दूसरा। ठीक है, समझ आ रही बात? यानी कि आपतित किरण, पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण आई परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगला पॉइंट है प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल आप लोगों की जबान पे रटा हुआ होगा कि नहीं याद है? याद है? किसी को नहीं याद है? तो भाई अगला पॉइंट है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यार इसको रट लो, ये तो छोटे बच्चों को भी याद रहता है। ठीक है, इसके बाद है अगला प्रकाश स्रोत। ये सब विकल्प के तौर पे आएंगे। प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत कौन कौन से हैं? जहां से हमें प्रकाश प्राप्त होते हैं, जहां से, जिस स्रोत से हमें प्रकाश मिलते हैं उसको कहते हैं प्रकाश स्रोत। हो गया प्रकाश स्रोत, जहां से हमें प्रकाश प्राप्त होता है वही प्रकाश स्रोत है। जिस, यानी कोई भी स्रोत जहां से चीजें हमें मिलती है वो स्रोत होता है ना? तो प्रकाश हमें मिल रहा है बल्ब से, चल बल्ब बटन दबाए, बल्ब जल गया, प्रकाश स्रोत है ना? मोमबत्ती, दिया सलाई, मतलब जो भी चीजें हैं जो हमें प्रकाश देती हैं वह प्रकाश स्रोत कहलाती है। ठीक, इसके बाद आता है पारदर्शी और अपारदर्शी माध्यम। तो पारदर्शी अपारदर्शी आप जानते ही हो कि जिससे प्रकाश सीधा उस पार्ट को पार कर जाए, वो पारदर्शी हो गया, और पार ना करे उसी से वापस लौट जाए या उसके पार ना जाए तो वह पारदर्शी होता है। इसके बाद है किरण पुंज। क्या है? किरण पुंज। किरण पुंज क्या है? एक टॉपिक दो, ये हो गया, तीसरा था ये तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, और ये है आपका चौथा। वो बीच में जो हमने बताया उसको छोड़ा। किरण पुंज, किरण पुंज का मतलब कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज कुल होती हैं 3 प्रकार की। कौन कौन से? एक अपसारी, एक अभिसारी और एक समांतर। तो अपसारी क्या है? अगर एक बिंदु से ऐसे किरणें निकल रही है, ऐसे अगर ये किरण निकल रही है तो ये किरण होती है अपसारी, यानी ये एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही, निकल रही। और जब कई जगह से एक जगह आ रही हो तो वह हो जाता है, ये तो हो गया आपका किरण पुंज कैसा? अपसारी। अब वह इस बिंदु स्रोत पर आ रहा है कोई ऐसे, तो ये कैसा हो गया? अभिसारी। यानी कि किरणें क्या हो रही है? सिकुड़ जा रही है ना? अभिसारी।
और एक है ऐसे सीधी रेखा में चल रही, जैसे गाड़ी की लाइट वगैरह हो गई है ना, तो ये कहते हैं अपसारी, अभिसारी, और ये हो जाता है समांतर प्रकाश किरण। अपसारी प्रकाश किरण, अभिसारी प्रकाश किरण और समांतर प्रकाश, है ना, वही किरण पुंज। पुंज मतलब बहुत बड़ी चीज उससे निकल रही है ना, तो ये हो जाएगा अपसारी किरण पुंज, ये हो जाएगा अभिसारी, और ये हो जाएगा अपसारी। क्या है? किरणों को फैलाते हुए फैला रही, यानी बल्ब अगर लगा है कमरे में तो वो कैसा किरण पुंज दे रहा है? अभिसारी। सूर्य से आता हुआ प्रकाश पृथ्वी तल पर वो कैसा होगा? वो समांतर होगा। कैसा होगा? समांतर, क्योंकि बहुत दूर है ना, तो बहुत दूर आते आते ये कैसे हो जाएंगे? सब आओ तो सही से ना। प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन ये क्या चीज? जैसा हम देखते हैं कभी कभी हमें अपना आसमान कैसा दिखाई देता है? कभी नहीं, हमेशा नीला दिखाई देता है। लेकिन अगर हम अंतरिक्ष में चले जाएं या चंद्रमा पर चले जाएं तो अंतरिक्ष कैसा है? काला। कैसा है? बिल्कुल काला। लेकिन हमें नीला क्यों दिखाई देता है? इसलिए नीला दिखाई देता है क्योंकि जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में हमारे पहुंचती हैं तो वहां तमाम प्रकार के धूल, वाष्प कण, धूल के कण मौजूद है। तो उसमें क्या होता है कि जो प्रकाश किरणें आ रही हैं तो उसमें 7 रंग के प्रकाश होते हैं। कितने? 7 रंग, वही विबग्योर, है ना। तो जो सबसे कम प्रकाश प्रकीर्णित होता है वह होता है लाल, और जो सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होता है वह होता है बैगनी। बैगनी विबग्योर होता है ना, वी माने बैगनी, वायलेट, है ना, आई इंडिगो आसमानी, और बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, क्रम से ऐसे रेड तक पहुंचते हैं विबग्योर लिख के। कैसा? वी ऐसे रहता है, वी आई बी जी वाई ओ आ। देखो 7 हो गए। ये बैगनी, ये इंडिगो आसमानी, ये ब्लू, ये ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यही 7 रंग होते हैं। ठीक है, 7 रंग का क्रम यही होता है, क्रम से ऊपर से नीचे चाहे जैसे देखो। ठीक, तो इस प्रकार से हमको इसको रख लेना चाहिए विबग्योर करके। ठीक है, अब चूंकि जब प्रकाश किरणें वायुमंडल में पहुंचती हैं तो धूल के, डस्ट के कण जो है या वाष्प के कण है, धुएं के कण है, वो क्या करते हैं? इनको विकलित कर देते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं, हटा देते हैं, यानी इनको अपनी दिशा से भटका देते हैं, है ना। तो ये ज्यादा तेजी से मतलब प्रकीर्णित होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रकीर्णित होते हैं वो होते हैं ब्लू और इंडिगो, है ना। इसी वजह से ब्लू, सॉरी वायलेट और इंडिगो, तो इसी वजह से हमें आसमान कैसा दिखाई देता है? नीला आसमान दिखाई देता, आसमानी दिखाई देता। ठीक है, तो इसी को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होता है वायलेट और सबसे कम प्रकीर्णित होता है रेड। याद रखना इस चीज। ठीक है, लगभग कितना? 16 गुना अधिक प्रकीर्णित होता है वायलेट, और ये उसमें कम। अब इसके बाद दिया है बच्चों, मतलब अगला पार्ट, मतलब हमने अगला टॉपिक जो पॉइंट लिखा है वह है कि सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमें लाल दिखाई देता है ना। सूर्य लाल दिखाई देता है और पूरा दिन नीला दिखाई देता है। रीजन क्या है? तो जब बच्चों सूर्यास्त होता है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, दोपहर में सूर्य यहाँ है, तो वायुमंडल ये है, यही तो है वायुमंडल। तो हम क्या करते हैं, वायुमंडल में धूल डस्ट के कण होते हैं, समझ लेना। तो यहां से ये दूरी कम हो गई। जब ये दूरी कम हुई तो नीले रंग के प्रकाश को प्रकीर्णित किया, वो जल्दी हमारे पास पहुंच गया, हमको नीला दिखाई देता है। अब चूंकि जब सूर्य यहां पहुंच गया तो हम यहां कहीं खड़े हैं
तो हमारे पास प्रकाश यहीं से लंबी दूरी तय करके आएगी। कहाँ ये इतने था, अब ये इतना हो गया, उसका डबल से ज्यादा। तो लंबी दूरी, प्रकाश जो है लंबी दूरी तय करके हमारे पास तक पहुंचती है शाम और सुबह में, ठीक है ना। तो चूंकि वायलेट और इंडिगो जो है वो ज्यादा प्रकीर्णित होते हैं, तो वो कलर ज्यादा प्रकीर्णित हो जाते हैं, तो सबसे लास्ट में रेड का नंबर आता है, वो कम प्रकीर्णित होता है। इसीलिए हमें लाल कलर हमारी आंखों को दिखाई दे जाता है और हमको एहसास होता है कि समय सूर्य लाल दिखाई दे रहा है ना, अंतरिक्ष वो आसमान लाल हो गया, ऐसा होता है ना शाम के टाइम। यही रीजन है, क्योंकि वो पहले आ जाता है, वो पहले निकल के आता है तो पहले प्रकीर्णित कर देता है, ये बाद में मतलब ये कम प्रकीर्णित होता है। प्रकाश की चाल तो सेम है, तो प्रकीर्णित ये कम होता है रेड वाला, इसलिए हम सुबह और शाम के टाइम सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। उसके बाद है वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब। कैसा? वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब है कि जैसे मान लो हमारे पास एक कोई दर्पण है, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। अब यहां पे कोई वस्तु है, जब ऐसे टकरा के ऐसे निकलेगी और ऐसे आएगी तो प्रतिबिंब इसी के बाएं बनेगा। दर्पण के बाएं जब प्रतिबिंब बनता है तो कैसा होता है? वास्तविक। और जब यह प्रतिबिंब ऐसा है, ये क्या नाम है, दर्पण ऐसा हो और वस्तु यहां से इसका प्रतिबिंब इस पे जा रहा हो तो टकरा के ऐसे क्या होगा? लौट जाएगा। ऐसे टकरा के लौट जाएगा, तो इसको हम आभासी मिला लेते हैं और जहां पे एक दूसरे को काटते हैं वहां पे ये प्रतिबिंब, कि जब दर्पण के ध्रुव के राइट साइड में प्रतिबिंब बनता है तो वह आभासी बनता है और लेफ्ट साइड में बनता है तो वास्तविक बनता है। राइट साइड में जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों, वो आभासी तो होता है लेकिन सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है, उसको धनात्मक लिया जाता है। और लेफ्ट साइड में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है लेकिन उसको ऋणात्मक लिया जाता है। अगर आपको एहसास है तो जब आप अपने घर के सामने शीशे के सामने खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब आगे बनता है ना, तो आपको दिखता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। कैसा दिखता है? उल्टा दिखता है। बायां आंख वहां लगता है कि दायां है, दायां आंख वहां लगता है कि बायां है। तीसरा इसमें एक पॉइंट और है बच्चों कि अगर हमारी हाइट 6 फुट है तो हमारे पूरे शरीर का प्रतिबिंब देखने के लिए कितना बड़ा दर्पण, समतल दर्पण होना चाहिए? तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? हमारे हाइट का आधा। क्या होना चाहिए? हमारी हाइट का आधा। अरे उसका भी फॉर्मूला है, अगले पार्ट में आपको अगले टॉपिक में बताएंगे। तो हमारे हाइट का आधा होना चाहिए। उसके बाद फिर पूछता है, अगला पॉइंट क्या है? उसके बाद है प्रतिबिंबों की संख्या। अगर कहा जाए कि प्रतिबिंबों की संख्या अगर 2 दर्पण है तो कितनी दिखाई देती? देखते नहीं हो कि सैलून में नाई के यहाँ लगा होता है, सैलून में जब आप जाते हो बाल और कटिंग कराने तो 2 ही शीशा होता है, एक दर्पण पीछे होता है, एक सामने होता है। और आप उसमें बैठते हो तो एक तरफ से ढेर सारे हमारे सर दिखाई देते हैं, एक तरफ से, है ना, होता है। तो वही कुछ अगला क्वेश्चन है कि कितनी संख्या होती है, उसका फॉर्मूला है। फार्मूला क्या है? प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या। तो प्रतिबिंबों की संख्या जो होगी वो n बराबर, हमारे पास फॉर्मूला है 360 बटे थीटा माइनस 1। जैसे मान लिया 60, जैसे मान लो एक प्रतिबिंब ऐसे है लगा हुआ है हमारे पीछे, है ना, सैलून में, और दूसरा दर्पण, एक दर्पण ऐसे शीशे में लगा है, हम यहाँ सामने बैठ के बाल कटवा रहे हैं, इधर देख रहे हैं, हमारी आंखें इधर हैं। फिर पीछे कितने डिग्री पर हो कि प्रतिबिंब कितना दिखाई देगा, है ना। तो मान लिया इस डिग्री को हमने क्या किया, 60 डिग्री कर दिया, यानी ये ऐसे लगा था, हमने इसको ऐसे कर दिया, उल्टा कर दिया, ऐसे थोड़ा सा ऐसे होता नहीं, झुकाया हुआ ऐसे, है ना। तो जब ये ऐसे 60 डिग्री पर कर दिया
तब हमारा प्रतिबिंब इस शीशे में कितना दिखाई देगा, क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम यहाँ बैठे हैं कुर्सी पर और बाल हमारा कट रहा है। तो क्या होगा, अगर ये डिग्री जो बना यहाँ, ये कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 कर दे, यानी थीटा इज इक्वल टू 60 हो जाए तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, इस फॉर्मूले में रखेंगे, फट से आ जाएगा। यानी n बराबर प्रतिबिंबों की संख्या हो गई 360 बटे 60 माइनस 1। हमने 0 से 0 काटा, 6 36, हमारे पास आ गया 6 माइनस 1 बराबर 5। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आ गई, 5। मान लो हम ऐसा कुछ डिग्री आ गया हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू 42 डिग्री आ गया, तब प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो प्रतिबिंब कभी आधी या पौना तो दिखाई नहीं देगा, देगा तो पूरा ही देगा। तो उस तो मान लो अगर हमने कुछ ऐसा कर दिया कि हमारे पास संख्या जो n बराबर आया, n बराबर 5.231, यानी पॉइंट के बाद कुछ भी आ गया तो उसको हम अगली संख्या मान लेंगे। अगली का मतलब वो मान लेंगे 6। बात समझ आई। इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। अगर हम नाई के यहाँ जो सैलून में लगे हुए दर्पण, उनके एंगल पता कर ले, एंगल कितना है, तो हम आसानी से वहीं बैठे बैठे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं हमारी कितनी प्रतिबिंबें बन रही। ठीक है ना, ये तो हो गया आपका। अब इसके एग्जांपल्स भी बचते हैं एक आध दो, तो हम आपको एग्जांपल बताते हैं, अभी देखते हैं। बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम जो अभी आपको टॉपिक बताए उसमें जो हमने आपको एग्जांपल्स नहीं दिए थे, वो आपके लिए एग्जांपल लेके आए हैं। तो वो एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स हमारे पास हैं। इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, लेकिन एग्जांपल्स क्या है, पहला देखिएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। पहला है, प्रकाश के लिए सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था, प्रकाश के लिए सबसे अधिक प्रकीर्णन कौन से रंग का होता है, बैगनी रंग का, और सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का। ठीक है, बैगनी यानी आप विग्योर जो है उससे आप समझ सकते हैं क्रम से, यानी विग्योर में सबसे ऊपर मतलब सबसे नीचे क्या होता है, वायलेट होता है, और सबसे ऊपर क्या रहेगा, रेड रहेगा। ठीक है ना, तो रेड में क्या होगा, जो सबसे ऊपर है उसका सबसे कम, जो सबसे नीचे है उसका सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है। तो प्रकाश के लिए सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है किसका, लाल रंग का, बैगनी रंग का, नीले रंग का, हरे रंग का। सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है बच्चों, सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है बैगनी रंग का। सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, बैगनी रंग का। उसके बाद है अगला, खतरे का सिग्नल देने के लिए लाल रंग का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि लाल रंग सबसे अधिक चमकता है, लाल रंग के सिग्नल आसानी से मिल जाते हैं, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। कौन सा होगा, जैसा कि हमने बताया था कि सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, बैगनी रंग का। तो सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, लाल रंग का। और जब सबसे कम प्रकीर्णन होगा तो उसके रंग को इधर उधर बिखेर नहीं पाएंगे और वो दूर तक जाएगा, है ना। तो जब दूर तक जाएगा, इसका मतलब सबसे कम प्रकीर्णन वाला रंग कौन सा है, ये वाला। सबसे कम प्रकीर्णन वाला कौन सा, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता आता है। ये विकल्प आपका, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्या है, हीरा है। हमने बच्चों आपको बताया था कि जो स्वयं से चमकते हैं, जो स्वयं से प्रकाशमान होते हैं, उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, और जो दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो हीरा क्या है, चमक उसमें ऐसी कटिंग बनाई गई रहती है कि परावर्तित होकर प्रकाश से वो चमकता रहता है, हमारी आंख को तेजी से चमकता हुआ दिखता है, अर्थात वो दूसरा प्रकाश से उस पर पड़ता है तब चमकता है। अर्थात हीरा क्या है, हीरा क्या है, अप्रदीप्त वस्तु। क्या है हीरा, अप्रदीप्त वस्तु है। उसके बाद है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। हमने आपको बताया था कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है।
तो हमें समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है। ठीक। उसके बाद आता है दो समतल दर्पणों के बीच रखे फूल के 9 प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। दर्पणों के बीच का कोण है, दो समतल दर्पणों के बीच रखे फूल के 9 प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। दर्पणों के बीच का कोण है, यानी कितने अंश का कोण होगा? तो हमने आपको एक फार्मूला कल बताया था, n = 360 अपॉन थीटा -1। इस माइनस को जब -1 को इधर उठा लाओ तो क्या हो जाएगा? n + 1 बराबर 360 बटे थीटा। तो अगर ये हो जाएगा, हमारे पास कितना दिया है? 9। तो 9 1 हो गया 10 बराबर 360 बटे थीटा। तो थीटा = क्या हो जाएगा? ये 10 यहाँ आ जाएगा, थीटा = आ जाएगा 360 बटे 10 और ये कट गया तो आ गया थीटा बराबर क्या आ गया? 36 डिग्री। क्या आ गया? 36 डिग्री। अर्थात ये वाला विकल्प हमारा दूसरा वाला सही है। ठीक है। इसके बाद आता है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का परास है। हमने आपको बताया था प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का परास जो होता है वह होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। बच्चों इसको रट लेना, यह है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का परास। तो ये वाला विकल्प कहाँ है? पहला विकल्प है। कौन सा है? पहला विकल्प। तो बच्चों इसमें न्यूमेरिकल नहीं थे, इसलिए इसको हमने न्यूमेरिकल नहीं दिया। न्यूमेरिकल जस्ट इसके अगले वाले में हम आपको देने जा रहे हैं गोलीय दर्पण में। तो गोलीय दर्पण में आपको न्यूमेरिकल का भरमार है, तो उसमें हमको न्यूमेरिकल लगाना सिखाएंगे कैसे लगता है। ठीक है। तो इसके लिए आज के लिए इसमें इतना ही, और आप इसको इस टॉपिक को अपनी किताब में भी 10 हाई स्कूल वाली किताब में सारा अभ्यास कर लो। ठीक है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है उनको बढ़िया से तैयार कर लो। हमने आपको कल बताया था, सॉरी आज इस पार्ट में आपको हमने बताया कि कैसे क्या होता है, वो चीजें आप लिख लिए हो, आप उसको तैयार कर लो। उसके बाद ये हो जाएगा, और उसके बाद हम आपको देंगे गोलीय दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल्स। गोलीय दर्पण क्या है उसको समझाएंगे अगले पार्ट में। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम आपको दे रहे हैं जस्ट, उसमें हम आपको उसका एग्जाम्पल देंगे। ठीक है। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। बच्चों हम तो कोई सेलिब्रिटी है नहीं कि आप हमें बहुत ज़्यादा लाइक करोगे, फिर भी अगर आपको हमारी चीज़ें रोचक लगती हैं, मतलब आपको लगता है कि ये जानकारी के लिए हमारे लिए काफ़ी है, तो इसको आप और लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल पे आइए। उसमें आपको हाई स्कूल और इंटर यानी 10+2 और क्लास 10 की सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे अवेलेबल होती जाएंगी जैसे जैसे हमारा वीडियो उस पर बढ़ता है। ठीक है। तो इसके लिए इतना ही इस पार्ट के लिए, और आप लोगों का प्यार दुलार ऐसे ही हमें बना रहे, मिलता रहे। धन्यवाद।